नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। नए साल का दूसरा दिन, 2025 का दूसरा दिन, 2 जनवरी का दिन। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन देश के राजनीतिक रूप से सबसे सजग और सक्रिय राज्यों में गिने जाने वाले बिहार में राजनीतिक पारा इतने उफान पर है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूत, भारतीय जनता पार्टी के दूत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा भेजे गए पटना में भेजे गए दूत ने अब लालू यादव से मुलाकात की है। और इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि अमित शाह के दूत ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूत ने लालू यादव से मुलाकात कर केंद्र सरकार का, गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेशा लालू यादव तक पहुंचा दिया है। संदेशा क्या है? क्या कहा गया है? क्या पहुंचाया गया है? कौन मिला है? किस लिए मिला है? क्या कहा गया है? ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें, राजभवन की भूमिका जिसका जिक्र हम और आप कुछ दिन पहले कर रहे थे। लगातार मैं आपको बताता जा रहा था कि राज्यपाल बदलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि बिहार की राजनीति में अब राजभवन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान को जिस तरह से केरल से हटाकर या केरल से उनका तबादला करके बिहार जैसे राज्यों में भेजा गया, तभी इस तरह की बातें सामने आने लगी थी कि अब बिहार में जो भी खेला होगा वो नीतीश कुमार अकेले नहीं कर पाएंगे। अब बिहार में जो भी खेला होगा वो लालू यादव अकेले नहीं कर पाएंगे। अब बिहार में जो भी खेला होगा वो नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब राजभवन की, राज्यपाल की भी एक अहम भूमिका बिहार की राजनीति में होने जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब जब से बिहार की धरती पर उतरे हैं, जब से बिहार की धरती पर उनका पदार्पण हुआ है, उन्होंने केंद्र सरकार के एक एजेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया है। ये शब्द आपको चुभेगा जरूर, लेकिन ये शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज 2 जनवरी का दिन है। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के नए राज्यपाल की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले और खास तौर से साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो किया, उससे उन्होंने अपने आप को ही एक तरह से बेनकाब कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अमित शाह के दूत के रूप में बिहार पहुंचे हैं और तमाम परंपराओं को दरकिनार करते हुए आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने टास्क को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा बेचैन और उग्र नजर आए कि वो दरवाजे दरवाजे घूमते रहे, गांव-गांव घूमते रहे। आप बताइए, आपको याद है इससे पहले कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए व्यक्ति ने राज्य में जाकर शपथ लेने से पहले ही एक-एक नेता के दरवाजे घूमना जाकर शुरू कर दिया हो, एक-एक नेता के घर पर जाकर मिलना शुरू कर दिया हो, मुख्यमंत्री के गांव पहुंच जाए, नेता विपक्ष के पिता और माताजी से मिलने उनके आवास पहुंच जाए। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब करते दिखे बिहार में, बिहार की धरती पर नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को। अब आप कहेंगे कि समाजवादी आंदोलन से निकले हुए आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी गहरी दोस्ती रही है नीतीश कुमार से, लालू यादव के साथ। नीतीश कुमार के साथ तो वो केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वो दोस्ती निभाने गए, मुलाकात करने गए। तो ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल के पद की एक गरिमा होती है, और आरिफ मोहम्मद खान साहब को, उन आरिफ मोहम्मद खान साहब को जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हित से जुड़े मसले पर राजीव गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था, तो अब एक राज्यपाल के पद के लिए क्या वो केंद्र सरकार के दूत के रूप में, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आज 2 जनवरी का दिन है। आज आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले 1 जनवरी को सुबह सुबह वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके गांव पहुंच गए। कार्यक्रम था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी माताजी को, स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने अपने गांव गए थे। आरिफ मोहम्मद खान साहब उनके साथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके गांव में नजर आए।
दिन गुजरा, पटना में नेता विपक्ष, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब पहुंच गए राबड़ी देवी के आवास पर। जी हां, तेजस्वी यादव यानी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर, जहां उन्होंने राबड़ी देवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों ही नेता बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता रहे हैं। और नीतीश कुमार की जो पाला बदलने की बात कही जा रही है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर लालू यादव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने के बहाने आरिफ मोहम्मद खान साहब 1 जनवरी को राबड़ी आवास पर पहुंचे, राबड़ी देवी और लालू यादव से मुलाकात की। इस बीच खबर यह भी आई और सबसे बड़ी खबर यह आई, लालू यादव ने एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया। उस नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया जिस नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने का बयान तेजस्वी यादव यानी उनके बेटे दे चुके थे, लेकिन लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करके एक तरह से खुला ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया, नए साल में नई सरकार बनने की बात कह दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बीच खलबली मच गई। आरिफ मोहम्मद खान साहब जिस एजेंडे को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर नीतीश कुमार के गांव तक चले गए, ये सुनने में आया, ये बताया जाने लगा कि नहीं, लालू यादव के ऑफर के बाद नीतीश कुमार के तेवर भी एक तरह से बदल गए हैं। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब को सिरे से ना कह दिया कि अब वो एनडीए के साथ रहना नहीं चाहते, यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका जाना तकरीबन तकरीबन तय हो चुका है। लेकिन इसके बाद पटना में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों एक जमाने में नीतीश कुमार के घनघोर विरोधी रहे हैं। एक ने पगड़ी बांध रखी थी कि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे वो पगड़ी नहीं खोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने वो पगड़ी खुलवा दी। दूसरे के साथ जब वो बिहार विधानसभा के स्पीकर थे, तगड़ी बहस विजय सिन्हा साहब के साथ नीतीश कुमार की हुई थी, लेकिन भाजपा आलाकमान से निर्देश मिला, जाओ और नीतीश कुमार को मनाओ, क्योंकि नए राज्यपाल जो बनने वाले हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी बात भी नीतीश कुमार नहीं मान रहे। उसके बाद दौड़े दौड़े भाजपा के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, मुख्यमंत्री निवास पर जाकर मुलाकात की। बहाना बनाया गया, कहा गया, एक्स पर पोस्ट किया गया तस्वीरों को दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि नव वर्ष की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। यानी दोनों उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। लेकिन इस बीच 1 जनवरी को घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। साफ साफ ये नजर आया कि पहले नीतीश कुमार ने अमित शाह के दूत को, नए राज्यपाल को, आरिफ मोहम्मद खान साहब को मना कर दिया। दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे, उस पर भी लबोलुआब यही निकल कर आया कि नीतीश मन बना चुके हैं, नीतीश कुमार अंतिम फैसला कर चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर से जो बार बार मैं कह रहा हूं कि राजभवन की भूमिका क्या होती है, क्या राज्यपाल को नेताओं के घर घर, नेताओं के दरवाजे दरवाजे जाना चाहिए, क्या राज्यपाल को नेताओं के गांव जाना चाहिए। लेकिन मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये गैर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं, लेकिन ये राजनीतिक व्यक्ति में भी, उस मापदंड में भी अति सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति है जिन्हें एक टास्क सौंपकर अमित शाह ने बिहार की धरती पर भेजा है। जब नीतीश कुमार किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हुए, तो तेजस्वी यादव जो समय मांग रहे थे, उन्हें समय दिया गया आरिफ मोहम्मद खान साहब की तरफ से। तेजस्वी यादव ने जाकर उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कि वो राबड़ी देवी के आवास पर जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भागे भागे अपनी माता के आवास पर पहुंचे। वहां सुरक्षा व्यवस्था तमाम चाक चौबंद और पुख्ता की गई और उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने राबड़ी देवी लालू यादव से मुलाकात की, राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई दी, लालू यादव से मुलाकात की। और यहीं पर बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो आज बिहार के नए राज्यपाल की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश लालू यादव तक पहुंचाया? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लालू यादव तक पहुंचाया? क्या
नीतीश कुमार के दांव से, नीतीश कुमार के पाला बदलने से घबराई भारतीय जनता पार्टी ने अब लालू यादव को साधना शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों। जनवरी का ही महीना था, वर्ष 2024। जी हां, अब से पहले जो साल खत्म हुआ है 2 दिन पहले, उसी साल में जनवरी का महीना था। ये कहा गया नीतीश कुमार जब आरजेडी का दामन छोड़कर भाजपा के साथ आए, तेजस्वी यादव ने बड़ा सामान्य सा भाषण दिया विधानसभा के पटल पर कि इस बार तो नाराज होकर चले गए, हमें तो कुछ बताया भी नहीं, मुद्दा भी नहीं था, कम से कम बताते तो सही, हम रोक लेते क्या आपको। कितने नपे तुले अंदाज में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर बयान दिया। उस समय कोई पलटू चाचा नहीं कहा गया, कोई पलटू राम नहीं कहा गया और तभी से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या लालू यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक डील हुई थी? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ने लालू यादव पर जांच एजेंसियों का दबाव डालकर जो तमाम जांच चल रहे हैं उनके खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ, यहां तक कि उनकी बेटियों और दामाद के खिलाफ भी, क्या उन तमाम मुकदमों और तमामों जांच प्रक्रिया का, तमाम मुकदमों और तमाम जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए या उसका डर दिखाते हुए लालू यादव को उस समय ये कहा गया, भाजपा की तरफ से कहा गया होगा कि नहीं, विधानसभा चुनाव के समय आप नीतीश कुमार को फिर से अपने पाले में ले लीजिए, लेकिन लोकसभा चुनाव हमें नीतीश कुमार के साथ लड़ने दीजिए। और बताया ये जाता है, हालांकि कितना सच है कह नहीं सकते, लेकिन राजनीतिक जानकार, पटना के बड़े बड़े पत्रकार ये बताते हैं कि लालू यादव ने खुद ही नीतीश कुमार से अनुरोध किया कि नीतीश जी आप भाजपा के साथ चले जाइए, लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़िए, विधानसभा चुनाव से पहले फिर मेरे साथ आ जाइएगा। तो क्या भाजपा ने अब उस वादे को तोड़ दिया है? क्या भाजपा जो लालू यादव को साध कर नीतीश कुमार को अपने पाले में ले गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, सिर्फ लोकसभा चुनाव में अपने सांसदों को, ज्यादा से ज्यादा सांसदों को जिताने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को, सांसदी के चुनाव में उम्मीदवारों को जिताने के लिए उस भाजपा ने अब लालू यादव के साथ वादा खिलाफी कर दी है। और क्यों की है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर से वही दाव, वही संदेश लालू यादव तक पहुंचा दिया है कि अगर आप नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएंगे, अगर नीतीश कुमार की सरकार में आपके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यदि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देंगे और उसकी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होंगे, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होंगे, नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड की सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होंगे, तो फिर जांच एजेंसी तेजी से कार्रवाई करेगी। जांच एजेंसी तेजी से कार्रवाई करेगी, अदालत के जरिए सजा दिलवाई जाएगी। लालू यादव को कुछ मामलों में सजा मिल चुकी है, जेल तक की यात्रा वो काट चुके हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं, लेकिन डर क्या ये दिखाया गया है कि अब कि बेटे को भी जेल जाना पड़ेगा? जिस बेटे को लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिस बेटे को लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा है, क्या उस तेजस्वी यादव को जेल भेजने का डर लालू यादव को दिखाया गया है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैं 2024 जनवरी का भी वाकया आपको बता दूं, उस समय भी पटना के कई बड़े पत्रकार ये मानते हैं कि इसी तरह का डर लालू यादव को दिखाया गया था। प्रेमचंद गुप्ता जो कि लालू यादव के बहुत ही करीबी नेता है, आरजेडी के करीबी नेता है, आरजेडी प्रमुख के करीबी नेता रहे हैं और लालू यादव यानी आरजेडी के कोटे से केंद्र की मनमोहन सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। उस समय ये बताया गया कि प्रेमचंद गुप्ता के जरिए भाजपा आला कमान की तरफ से लालू यादव को एक संदेश भेजा गया कि नीतीश से अलग हो जाओ, नहीं तो आपके बेटे को यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ जो जांच चल रही है वो तेजी से चलेगी और तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। और क्या इसी डर से लालू यादव ने 2024 में नीतीश कुमार को खुद कहा कि आप भाजपा के साथ चले जाइए, लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ लीजिए, विधानसभा चुनाव लड़ते समय आप हमारे साथ आ जाइएगा, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आ जाइएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर आखिरकार भाजपा को ये वादा खिलाफी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के साथ जाने से रोक रही है? लोकसभा का गणित। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का गणित। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने का भाजपा आलाकमान का मकसद एक ही था कि लोकसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल की जाए। उस समय भाजपा को लगता था 400 पार का नारा दिया गया। ये लगता था भाजपा को कि एनडीए के गठबंधन दलों के साथ मिलकर 400 तक
भाजपा पहुंच सकती है, जिसमें अकेले भाजपा की संख्या 360 से 370 के बीच रहेगी, यानी पूर्ण बहुमत रहेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को साथ रखने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो गया। भारतीय जनता पार्टी 240 पर जाकर अटक गई और नरेंद्र मोदी को अपने राजनीतिक करियर के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सरकार का मुखिया बनना पड़ा जो अल्पमत की सरकार थी, यानी बहुमत में नहीं था। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 लोकसभा सांसदों की जरूरत है। 240 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन इन 240 सांसदों की जो बैसाखी है, जो नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी है, वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 सांसद और नीतीश कुमार की पार्टी के 12 लोकसभा सांसद हैं। और यही वजह है कि भाजपा अब नीतीश कुमार को खोने का जोखिम नहीं ले सकती। बिहार की सरकार से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर सामान्य परिस्थिति में, यानी भाजपा के पास अगर लोकसभा में बहुमत होता, तो भाजपा शायद नीतीश कुमार के पाला बदलने से इतनी चिंतित नहीं होती। लेकिन अब भाजपा आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार के पाला बदलने से इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित है कि अब अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, 12 लोकसभा सांसदों को साथ लेकर आरजेडी के साथ जाते हैं, तो लोकसभा में भाजपा के लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और नीतीश कुमार के निकल जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू भी कब तक भाजपा के साथ बने रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। यहां तक कि एकनाथ शिंदे भी, जिनको महाराष्ट्र में भाजपा ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो भी अपने 7 सांसदों के साथ कब तक भाजपा के साथ बने रहेंगे, इस पर भी संशय खड़ा हो जाएगा। इसलिए भाजपा अब किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में नहीं चाहती कि नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के पाले में जाए। और इसलिए भाजपा ने अपने ही वादे को तोड़ते हुए लालू यादव के सामने एक बार फिर से वही संकट खड़ा कर दिया है जो 2024 के जनवरी महीने में खड़ा किया गया था, यानी बेटे को बचा लो या सरकार बना लो। और निश्चित तौर पर ऐसे हालात में एक पिता क्या फैसला करेगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, ये आशंकाएं उठ रही हैं, ये सवाल उठ रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार की धरती पर पहुंचते ही इतना सक्रिय हो जाते हैं, नीतीश कुमार के गांव चले जाते हैं, राबड़ी देवी के आवास पहुंच जाते हैं, राबड़ी देवी और लालू यादव से मुलाकात करते हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करते नजर आते हैं। इन तमाम सवालों से, इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों से वही आशंका पैदा होती है कि क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार के स्टैंड से घबराकर अब लालू यादव को साधना शुरू कर दिया है और इसके लिए अपने द्वारा भेजे गए दूत, यानी मुस्लिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब के जरिए लालू यादव तक अंतिम संदेश, अंतिम मैसेज पहुंचा दिया गया है। समझ जाइए, क्या चाहिए ये आप तय कर लीजिए, बेटा चाहिए या सरकार चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये तमाम राजनीतिक परिस्थितियां बता रही है, तमाम राजनीतिक जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम होते जा रहे हैं वो बता रहे हैं। आज आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल पद की शपथ लेनी है और उसके बाद देखना पड़ेगा कि अगले 2-3-4 दिनों में किस तरह से घटनाक्रम घटता है। नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, और लालू यादव ने सार्वजनिक रूप से जो ऑफर एक तरह से नीतीश कुमार को दिया है, उस ऑफर को वो वापस लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इतना तय है, राजभवन की भूमिका बिहार की राजनीति में पहली बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। राज्यपाल की भूमिका पहली बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब तक आपने कांग्रेस के सरकारों के कार्यकाल में राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कर सरकार को बर्खास्त करते हुए देखा होगा, सुना होगा। कई तरह के आरोप भाजपा भी कांग्रेस पर लगाती है, लेकिन पहली बार आप देख रहे होंगे कि राजभवन का इस्तेमाल कर, राज्यपाल का इस्तेमाल कर सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। गठबंधन के सहयोगी को धमकाने की कोशिश की जा रही है। और गठबंधन के सहयोगी यानी नीतीश कुमार जब मानने के लिए तैयार नहीं है, तो विपक्षी दल को, यानी उस राज्य के विपक्षी दल के मुखिया जो कि राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा हो, जिनकी पत्नी राज्य की मुख्यमंत्री रही हो, जो खुद केंद्र में मुख्यमंत्री, जो खुद केंद्र में मंत्री रहे हो, रेल मंत्रालय जैसा प्रभावशाली मंत्रालय संभाल चुके हो, उनको धमकाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। तो ये एक नया दौर है, एक नई राजनीति है। आने वाले दिनों में घटनाक्रम और भी तेजी से ये बढ़ेगा। अलग अलग तरह की घटनाएं होंगी, बहुत रोचक घटनाएं होंगी। हालांकि संवैधानिक परंपरा और नियमों पर सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन जब जब जो घटनाएं घटेंगी, उन तमाम घटना को लेकर हम आपके सामने आएंगे, सटीक, संपूर्ण और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। अंतिम फैसला आपको करना है, क्या सच है, क्या गलत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।